डॉक्टर दीपक शर्मा जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। प्यारे साथियों, अगर मैं परिचय दूं तो डॉक्टर दीपक शर्मा जी शाहदरा में दिल्ली में अपना क्लिनिक भी चलाते हैं, गौतम आयुर्वेदा क्लिनिक के नाम से। आप बीएमएस डॉक्टर हैं, इसके साथ साथ आप आयुर्वेद रसायन में आप महारथी हैं। वर्षों से आप स्वास्थ्य की सेवाओं में लोगों की सेवाएं कर रहे हैं और आपके साथ हमने सेम एक ही संस्था में काफी वक्त गुजारा, लगभग 3-4 साल का वक्त हमने साथ गुजारा। बहुत ही विद्वान वक्ता है, आयुर्वेद के, सुजोग के, पंचकर्मा के, पंचगव्य के और फार्मेसी की बहुत अच्छी नॉलेज इनको है। तो आज का जो विशेष विषय लेकर के डॉक्टर दीपक शर्मा जी हमारे बीच में पधारे हैं, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। प्यारे साथियों, मेरा आप सबसे निवेदन है, कृपया करके अपना डायरी पेन आप साथ लेकर के बैठे। और डॉक्टर साहब बहुत ही विद्वान वक्ता हैं, आप बहुत ध्यान पूर्वक सुने। सो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका अभिनंदन है हमारे इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो कृपया करके आज जो विषय आप लेकर के आए हैं उसके बारे में हमारे जितने भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए साधक हैं उनको सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद योग गुरु प्रमोद जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे को इस प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कराया। और एक हमारी आपस में काफी बहुत बार चर्चा होती रही जब हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ कार्य कर रहे थे कि बिल्कुल हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जो हमारा जो समाज है, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसके जो रूट्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से मजबूत होने चाहिए। उस रूट्स को मजबूत करने के लिए उसमें हमारे योग गुरु हैं प्रमोद जी, बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे थे। मैंने उनके साथ काफी अच्छा काम किया और ऐसे ऐसे जटिल रोगों के बीच में बातचीत करी कि जो उनको सक्सेस मिला। हमारी एक चिकित्सा पद्धति अलग है और उसी का एक पार्ट है योग। योग के थ्रू, मेडिसिन लेस ट्रीटमेंट के थ्रू आपने बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे सामने दिए। किसी के चाहे कहने से सुनने की बात बिल्कुल भी नहीं है। और मेरा इंटरेस्ट इसलिए लगा कि आपने एक उच्चतम शिक्षा जो कि योग में होती है, जिसको कि पीएचडी की एक उपाधि है जो आपने प्राप्त की, उसमें मुझे इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होने के बाद आप रिसर्च कर रहे थे कि भाई डिफरेंट डिफरेंट जटिल रोगों को में योग क्या काम करेगा। एलोपैथिक मेडिसिन अपना काम करती है, आयुर्वेद अलग करती है, तो सबका अलग अलग सिस्टम था। तो और बहुत दिन बाद हमारी आपस में बातचीत हुई तो बहुत अच्छा लगा। तो आपने हमारे से एक आदेश दिया कि भाई एक बेसिक के ऊपर बातचीत की जाए। रोग क्या है, रोग की चिकित्सा क्या है, पथ्य अपथ्य क्या है, वो एक बहुत लंबा मैटर है और वो एक छोटे से डिस्कशन के अंदर संक्षिप्त करने के बाद भी वो संभव नहीं है कि हम उसके कंक्लूजन बिल्कुल के ऊपर पहुंच पाए। बिल्कुल अब देखिए, मैं अपने आप को एक आयुर्वेद का छात्र मानता हूं और जिस विज्ञान को मैंने थोड़ा सा जानने की कोशिश की है गुरु कृपा से या जो अनुभवों से, हम सबसे पहले उस विधा क्या कहती है, विधा क्या है जिसके वो प्लॉट पे जिस पे कि हमने बिल्डिंग खड़ी करनी है, एग्जैक्टली उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके पर्पस क्या है। ये थोड़ा सा मैं आपके सामने एक भूमिका के रूप में कहूंगा कि अगर हम आयुर्वेद की परिभाषा मान करें तो हमारे जो टेक्स्ट बुक है चरक संहिता, उसके पहले अध्याय के अंदर जो सूत्र स्थान है, सूत्र स्थान का जो पहला अध्याय है, उसमें 40वें श्लोक में सीधा सीधा आचार्य चरक ने कहा है कि हिताहितम सुखम दुखम आयुष्य हिताहितम। ठीक है, मानव से यत्र उत्तम आयुर्वेद से उच्यते। मतलब उन्होंने आयु की 4 तरह से डिवीजन कर दी। आयु की मतलब हमारी जो एज है उसकी 4 डिवीजन कर दी कि हितायु, सुखायु, अहितायु और दुखायु। अब इन चारों आयुओं को बताने वाला मान मतलब प्रमाणों के साथ जो विधा हमारे को बताती है उसको आयुर्वेद आचार्य चरक ने कहा।
और बहुत स्पष्ट रूप से कहा। कहने के लिए एक सिंपल सी बात है कि हितायु, अगर हम इसको विच्छेद करें, इसका शाब्दिक विच्छेद करें, हित और आयु। हित क्या है, वो उसकी परिभाषा उन्होंने जाके फिर अलग करी, आचार्य सुश्रुत ने अलग करा उसको। तो जो हितायु और सुखायु लगभग लगभग एक दूसरे से सिमिलर, मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो जहां उन्होंने चारों आयुओं का अपनी भाषा में, अपनी परिभाषा के अंदर वर्णन किया है, उसको आयुर्वेद कहा गया। अब हमारे, अगर हम चारों तरफ देखें, चाहे योग है, चाहे एलोपैथिक है, चाहे यूनानी है, चाहे आयुर्वेद है, उन चिकित्सा पद्धतियों का एक अपना अपना एक उद्देश्य है कि क्या हमारा एम ऑफ द ट्रीटमेंट, एम ऑफ द सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये रहेगा। वो आयुर्वेद में भी आचार्य चरक ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि हमारा प्रयोजन क्या है। अगर हम इसको एलोपैथिक वाली साइड से सोच के देखें, या एक बहुत अच्छी कोटेशन हम हमारे आपस में बीच में आती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आचार्य चरक ने अपने सूत्र स्थान, संहिता के सूत्र स्थान के 30वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, ये आयुर्वेद का प्रयोजन पार्ट है। और वो है कि आतोदार प्रशमनम च, के स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे होनी है। और अगर वो व्यक्ति किन्हीं भी कारणों से, चाहे वो आहार के कारण, चाहे विहार के कारण, चाहे औषधि के कारण, या किन्हीं भी कारणों से अगर रोग से ग्रस्त हो जाता है, तो उसको कैसे उसके विकार से हमें बचाना है। विकार मतलब रोग, विकार यहाँ पर रोग का एक पर्याय है। तो हमारे आचार्य चरक ने अपनी संहिता के अंदर स्पष्ट रूप से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के बारे में विचार किया, स्पष्ट निर्देश दिए हैं। तभी उन्होंने कहा है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, के स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा हमें कैसे करनी। ये बहुत एक लंबा विषय है कि हम इसके ऊपर भी, अगर सिर्फ यही डिबेट का मैंने छोटा सा टॉपिक इसमें जोड़ा था कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण के अंदर आचार रसायन, मैं नेक्स्ट अब इस भूमिका के बाद में आचार रसायन पे आऊंगा, परंतु अभी हमें स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण की बात करनी है। अब अगर हम अपने मेडिकल लिटरेचर्स को देखें, जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जो हमको पढ़ाए जाते हैं, जो हम अनुभव करते हैं, और उनकी अलग, उन सब की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। वो उनके हिसाब से, उनके देश काल समय व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग है। परंतु जो हमारा आयुर्वेद विज्ञान कहता है कि स्वस्थ व्यक्ति कौन है, तो आचार्य सुश्रुत ने अपने सूत्र स्थान के 15वें अध्याय के 51वें श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है। उसमें आज का जो WHO की डेफिनेशन है वो बिल्कुल सटीक आती है। वहां पर उन्होंने कहा है सम दोष समाग्निश्च सम धातु मलक क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इति धीयते। देखिए, आपको ये श्लोक हो सकता है कि आपने बहुत बार सुना हो सकता है कि ना सुना हो। मैं, क्योंकि हमारे प्रैक्टिस में ये काफी समय से है, तो हम लोगों को ये एक मतलब साथ में हो गया है। अब हम जहां पहले एक नॉर्मल चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि स्वस्थ व्यक्ति कौन है।
जब तक कि हमें नॉर्मल चीज सामान्य चीज का नहीं समझ पाएंगे, तो वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाएगा कि वे विकार क्या चीज है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सामान्य ढंग से चल रहा है तो हमें पता है कि भाई ये सामान्य ढंग से क्रिया कर रहा है, सामान्य ढंग से चल रहा है। अगर वो सामान्य से हटके लंगड़ा के दर्द के साथ चल रहा है तो पता चलता है कि हाँ ये आपका नॉर्मल से हटके चीज है। अब मैं पुनः जो आचार्य सुश्रुत ने अपने सूत्र स्थान के 15वें अध्याय के 51वें श्लोक में बताया है कि सम दोष समाग्निश्च सम धातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति धीयते। अब मैं इसके डेफिनेशन के एक तरह से पोस्टमार्टम करता हूँ, पार्ट्स को अलग अलग लेके चलता हूँ, क्योंकि हम मेडिकल लाइन से हैं। ऑर्गन्स को समझने के लिए हमें डायसेक्शन भी करना पड़ता था, उसको समझना भी पड़ता था, उसको सब चीजें करनी पड़ती है। तो अब मैं इसी भाषा का एक तरह से आपके सामने विस्तार से बात करता हूँ कि सम दोष, दोष वो नहीं कि भाई ये चिल्ला रहा है, ये कम बोल रहा है, ये धीरे बोल रहा है, ये दोष नहीं है। हमारे आयुर्वेद में 3 दोष बताए हैं, वात, पित्त और कफ। वात, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो आचार्य सुश्रुत ने कहा है सम दोष, सम मतलब साम्य अवस्था, कि यदि आपके तीनों दोष मतलब वात, पित्त और कफ साम्य अवस्था में है, आपकी आयु के अनुसार, आपके देश के अनुसार, आपके काल के अनुसार, आपकी अवस्था के अनुसार, आपके रोग के अनुसार, अगर वो साम्य अवस्था में है, फिर नेक्स्ट आते सम दोष है समाग्नि। अब अग्नि एक बहुत छोटा सा वर्ड है जिसको कि हम आग कह देते हैं, आग इसका एक पर्याय है। परंतु आचार्य, जो आयुर्वेद के जो आचार्य हैं, आयुर्वेद के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने हमारे पास 13 प्रकार की अग्नियों का बताया। 13 प्रकार की अग्नियां हमारी बॉडी के अंदर इन्वॉल्व रहती हैं, जो कि अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें, जो मेटाबॉलिज्म करती हैं, एनाबॉलिज्म करती हैं, हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर मेंटेन करती हैं, हमारे बॉडी का जो एक तरह से जो हम खाते हैं उसको पचाने में सहायता करती है। तो हमारे आयुर्वेद के विज्ञान के अंदर 13 प्रकार की अग्नियों का बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट प्रयोगात्मक सिद्ध किया गया है। अब आप कहेंगे भाई 13 प्रकार की अग्नियां कैसी होती हैं? 13 प्रकार की अग्नियों के अंदर हमारा जो भी ब्रह्मांड है, जो भी सृष्टि है, जो भी शरीर है, जो भी चीज है, वो 5 धातुओं से बना हुआ है, जिसके अंदर आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये सारे की सारी इनकी जो अग्नियां हैं उनको धात्वाग्नि कहते हैं। इनको बाभूताग्नि कहते हैं। इसके बाद अब आते हैं हम जो 7 प्रकार की हैं, वो धातु अग्नि है। धातु जो है, मेटल से इसका कोई मतलब नहीं है। हमारे शरीर के अंदर जो एनाबॉलिज्म हो रहा है, कैनोलॉजिज्म हो रहा है, वो जो बन रहा है फ्रॉम जो हम फूड इनटेक करते हैं उससे, चाहे वो हमारा एक मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसके बाद ब्लड बन रहा है, ब्लड के बाद जो बोन बन रही है, बोन मैरो है, एंड तक जब हम जाते हैं, जो कि हमारा एंड पार्ट होता है जिसको कि हम स्पर्म कहते हैं, वो एक हमारे यहाँ 7 धातुएं हैं, जैसे कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये 7 तरह की धातुएं हमारे अंदर बॉडी के अंदर रहती हैं, और उनकी जो अग्नि है
उसको हम धातु अग्नि कहते हैं। अब 7 धातु अग्नि हो गई और 5 भूताग्नियां हो गई, और 7 और 5 हो गई 12। इसके बाद आती है एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है पाचका अग्नि, जो हमारी बॉडी का जो हम फूड इंटेक करते हैं, चाहे किसी भी तरह का फूड है, कुक्ड है, अनकुक्ड है, डायरेक्ट फूड हम ले रहे हैं, उसको पचाने का जो काम करती है, स्टमक के अंदर जो काम करती है, उसको हम कहते हैं पाचका अग्नि। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास हो गई टोटल मिलाकर 13 प्रकार की अग्नि। तो सम दोष में 3 दोष, वात पित्त कफ, 13 प्रकार की अग्नियां। सम दोष है समाग्नि से सम धातु। सम धातु मतलब जो हमारे 7 अभी मैंने बताया जो धातुएं हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, वो भी हमारे देश काल आयु रोग विचार उसके हिसाब से साम्य रहती है। प्रॉपरली मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म सारा होता है, तो उसमें आती है हमारी सम धातु, समाग्नि से सम धातु। उसके बाद जो 7 धातु हैं वो भी सम रहे। अब हमने ये सारी की सारी बातें तो कर दी इनटेक। जब हम इनटेक करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, जिनको कि हम मल की संज्ञा देते हैं। वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होने चाहिए, निष्कासित होने चाहिए, निकलने चाहिए, वो भी साम्य अवस्था में। ये नहीं अगर कम निकलेंगे तो भी डिसीज, और ज्यादा निकलेंगे तो भी डिसीज। तो इसलिए आचार्यों ने वहां पर सम का प्रयोग किया है, सम मल निष्क्रिय। ठीक है, तो ये एक बहुत बेसिकली एक व्यक्ति की डेफिनेशन है, स्वस्थ व्यक्ति की, कि सम दोष है समाग्निश्च सम धातु मलक क्रिय। क्रिय का मतलब है कि उसको वहां से बॉडी से बाहर निकल जाना। इसके बाद अगर ये सब चीजें नॉर्मल हैं, सब कुछ अच्छा है, तो इस श्लोक की नेक्स्ट लाइन आती है प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः। प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः, जिसका का दोष धातु मल सब कुछ नॉर्मल होता है, उसका मन प्रसन्न है। मतलब वो हमारे जो इंद्रियों के जो विषय हैं उनको ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद उसका मन प्रसन्न रहता है। प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः। तो ये सब चीजें होने के बाद उसको आचार्य ने कहा है कि वो व्यक्ति स्वस्थ है। इसमें मेरे हिसाब से आचार्य ने बिल्कुल क्लियर कट बात को कहा है कि ये सारी चीजें डेफिनेशन अगर व्यक्ति में मिलती हैं, ये पैरामीटर्स को फुलफिल करते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें एक स्वस्थ व्यक्ति की होती है। अगर WHO की डेफिनेशन पे भी जाएं तो वो भी यही कहते हैं कि वो सोशली फाइनेंशियली पर्सनली एनाटॉमिकली फिजियोलॉजिकली नॉर्मल है, तो उसको हम लोग हेल्दी पर्सन की डेफिनेशन देते हैं। अब मैं दोनों बात आपके सामने रख दी। हमारा आयुर्वेद की परिभाषा क्या है, आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है, स्वस्थ व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम परेशान हो रहे हैं कि कैसे हम रहें, कैसा हमारा समाज रहे, कैसा देश रहे, उसकी आचार्यों ने डेफिनेशन दी है। और वो डेफिनेशन हम बिल्कुल फॉलो करते हैं, तो हम एक अच्छे समाज की तरफ चलते हैं, और वहां पे हमें एक अच्छे लोग, अच्छे स्वस्थ व्यक्तियों के मिलते हैं। अब यहाँ पर
हर चिकित्सा पद्धति के अपने अपने एक क्रियाकलाप होता है, डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिविजन्स होते हैं कि अलग अलग उसके अंदर डिपार्टमेंट्स मतलब उनको कैसे काम करना है, कैसे स्वस्थ व्यक्ति को बना के रखना है। अगर वो रोगग्रस्त हो जाता है तो वो डिपार्टमेंट्स उसके चिकित्सा के लिए कार्य करते हैं, और अगर वो ठीक ठाक है तो उसको सम दोष समाग्निश्चय सम धातु मतलब क्रिया वाले में उसको मेंटेन करते हैं। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद ही बात कहता है, अदर पैथी भी ये बात कहती है कि भाई ये आपको प्रिवेंशन रखनी है, ये आपको नहीं खाना है, इस तरह से आपको चलना है, ये आपको ये क्रियाएं करनी है, तो आप मेंटेन होकर रखेंगे। ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो जो देते हैं हमारे फिजिशियंस, हमारे साथी लोग, वो बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, और वो सिमिलर टू दैट मतलब हमारे आयुर्वेद से काफी कुछ मिलता जुलता है। अब मैं आयुर्वेद के जो विभाग हैं उनके ऊपर आता हूँ। आयुर्वेद के जो हमारे आयुर्वेद को 8 भागों में बांटा गया है। अष्टांग आयुर्वेद, जैसे कि एलोपैथिक में, यूनानी के अंदर भाई मेडिसिन भी है, सर्जरी भी है, ईएनटी भी है, इसी तरह से आपका पीड्स भी है। सेम सिमिलर टू हमारे यहाँ आयुर्वेद में भी है, परंतु कुछ डिपार्टमेंट्स आयुर्वेद में ही स्पेशली मेंशन्ड है। उनका नया रूप बनाकर एलोपैथिक या अदर विधाओं ने भी इसको अपनाया है। मैं उस बात पे नहीं जा रहा, परंतु मैं अपने ही आयुर्वेद के लिए बात कर रहा हूँ। सर्जरी, मेडिसिन, इनके अलावा एक हमारे पास विधा है रसायन, रसायन डिपार्टमेंट। अब रसायन कहते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि हम 12th तक पढ़े हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के केमिस्ट्री में जाते हैं तो रसायन जो हो जाता है, रसायन विज्ञान जो है वो केमिकल्स से आता है। ऐसा वो जो फिजिक्स केमिस्ट्री की परिभाषा है रसायन की, वो केमिकल को मानते हैं, परंतु आयुर्वेद जो मानता है, रसायन शब्द का बहुत अच्छा विस्तृत वर्णन आचार्यों ने किया है कि रस प्लस आयन, वो चीज जहां पर रस का निर्माण होता है या रस रहता है या रस को इस लेवल पर हम लाते हैं कि वो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने में सहायता करता है, और अगर वो व्यक्ति किसी वजह से विकार से पीड़ित है तो उसमें वो रसायन चिकित्सा का भी काम करता है, चिकित्सा में भी सहायता करता है, और उस व्यक्ति को जो जरा से मतलब बुढ़ापे से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत अच्छा काम। तो वहां पर उन्होंने एक अलग आचार्य चरक ने बिल्कुल क्लियर कट एक डिपार्टमेंट रसायन का दे दिया है अपने चरक संहिता के अंदर। बिल्कुल क्लियर एक अलग चैप्टर्स दिए हैं क्या रसायन। रसायन यहाँ पर जो रस है वो कोई टेस्ट नहीं है, यहाँ कोई अलग से कोई क्रिया नहीं है। जैसे हम रस कहते हैं, किसी का जूस नहीं है। रस जो है, हम सबसे पहले जो खाना भोजन खाते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट डे, फ्रॉम द फर्स्ट आवर ऑफ आफ्टर द बर्थ, वी कैन टेक ईच मिल्क। तो वो उससे जो हमारा इनटेकिंग होता है, जो रस हमारे लिए जरूरी है, और उसके बाद जो हमारा विकास के लिए जो क्रिया में जो काम आता है वो रस कहलाता है। फर्स्ट सबसे पहले जो भोजन के बाद जो बनता है वो रस बनता है। वहां पर कोई जूस नहीं बनता, कोई किसी का टेस्ट नहीं होता। तो लगातार हम उस प्रक्रिया में रहते हैं, इनटेक करते रहते हैं, इनटेक करते रहते हैं। तो ये तरह से रसायन थेरेपी जो है, रसायन डिपार्टमेंट जो है, आचार्य चरक ने बहुत अच्छे ढंग से इस बात को
बताया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ मेडिसिन के लोग, कहाँ ये रसायन में बात कर रहे हैं, परंतु ये एक हमारा चिकित्सा का बहुत अच्छा एक विधि है, रसायन थेरेपी, रसायन, जिससे कि हम बहुत सारे अ, अस, असाध्य रोगों का भी इलाज करते हैं। और हमें, अगर हम आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार चलते हैं, तो हमें सफलता बहुत अच्छे ढंग से मिलती है। ये इसमें कोई दो राय नहीं। अब जन्म से लेके मृत्यु तक, जन्म से लेके मृत्यु तक व्यक्ति जो है बहुत सारे रोगों से पीड़ित होता है। चाहे फीवर है, चाहे डायबिटीज है, चाहे टीबी है, चाहे उसको डायरिया है, एनीथिंग, कोई भी, कुछ भी एज के अनुसार चीजें होती हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो दांत निकल रहे होते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आ रही होती है। परंतु एक रोग जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है, जिसको कि हम जरा कहते हैं, बुढ़ापा कहते हैं, वो हमारे साथ लगातार चलता है। उसको हम रोग भी नहीं मानते, परंतु वो रोग भी होता है, क्योंकि वो जो रोग है वो हमारे पर अपना प्रभाव दिखा रहा होता है, जरा का प्रभाव दिख रहा होता है, बुढ़ापे का प्रभाव दिख रहा होता है। अब ये भी एक बिल्कुल पुराणों में, सब में निश्चित है कि भाई जो आया है वो जाएगा, और जो जाएगा वो जरा से, बुढ़ापे से पीड़ित होगा। और जो बुढ़ापा, जरा, आयु, इनका प्रभाव आपके ऊपर आना ही आना है। आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं, उसके जरा के दुष्प्रभावों को झेलने की, उसका सामना करने के लिए हम अपने आप में शक्ति बना सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें हमारे जो योगाचार्य हैं, योग गुरु हैं, प्रमोद जी, वो भी अपना बहुत अच्छा एक सिद्ध हैं कि भाई ये उस प्रथा को चलाते हैं जिससे कि मेडिसिन लेस थेरेपी में योग आता है। बहुत सारे ऐसे नेचुरोपैथी में भी हैं जहाँ पे आपको मेडिसिन नहीं खानी, आप अपना उसके दूसरे से कर सकते हैं, जरा के प्रभाव को कम कर सकते हैं, उसके दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं, परंतु जरा की गति को स्लो किया जाता है, रोका नहीं जा सकता। चाहे मनुष्य है, चाहे मनुष्य का अवतार हुए, वो भी इस धरती पर आए, परंतु जरा की गति को स्लो डाउन जरूर किया, पर जरा को रोक नहीं। अब मैं इस संभाषा, जिसको डिस्कशन कहते हैं, इसके मेन टॉपिक पर आता हूं कि भाई मैंने टॉपिक पर लिखा था स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम में रसायन, आचार रसायन की उपयोगिता। अब मैं आचार रसायन पर आता हूं। अगर हम चरक को पढ़ते हैं तो उसके अंदर बहुत कई तरह के रसायनों का प्रयोग किया गया है। आप केमिकल से मत उसको कोरिलेट कीजिएगा। यहां पर मैं सिर्फ आयुर्वेद की बात कर रहा हूं। आचार रसायन एक आचरण विधा है, आचरण नियम है, गुड हैबिट्स हैं, जिसको कि हम फॉलो करते हैं, जिसको कि हम मानते हैं, तो उसका अफेक्ट हमारे पूरे बॉडी की क्रिया प्रतिक्रिया, चय अपचय, सबको ऊपर पड़ता है। अब सिर्फ ये बहुत अच्छे से जानते हैं हमारे साथ जो जो लोग सुन रहे हैं
कि आचार कहते ही हमारे को एक जैसे अभी चुनाव चल रहे हैं तो एक कंडक्ट लगा हुआ है कि भाई आपको ये करना है, ये नहीं करना है, तो ये इस तरह से ये आचार संहिता लगी हुई है, इन नियमों का पालन करना है हमको सबको, चाहे कोई भी है। इसी तरह से आचार्य चरक ने, आयुर्वेद के अन्य आचार्यों ने भी आचार रसायन का, गुड हैबिट्स का एक नियम बताए हैं कि यदि आप इन नियमों का पालन करते रहोगे तो आपके ऊपर जो जरा का जो दुष्प्रभाव है वो कम होगा, नहीं होगा। अगर हो भी जाता है तो आप उससे कैसे बच पाएंगे? रोग तो, जब आप रोग को तो कर ही लेंगे, इसमें जो योग है वो भी एक तरह से आचार रसायन है कि उसके भी कुछ नियम है जो कि हमें मानने। अब आचार रसायन हम कर लेते हैं तो उसका हमें लाभ क्या मिलता है? हर कोई कहता है कि भाई मैं योग करता हूं तो मुझे लाभ बता दो, ये मिलता है तो लाभ बता दो। तो हमें सबसे पहले मिलती है दीर्घायु। दीर्घायु, उसके बाद हमें मिलती है स्मृति, जो ज्ञान है। फिर मिलता है हमें मेधा, मेधा मतलब बुद्धिमान होना। फिर मिलती है हमें, जो हर कोई आदमी क्या सोचता है कि भाई मैं बूढ़ा नजर नहीं आऊं, मैं हमेशा जवान नजर आऊं, तारुण्य, तरुण होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे को कांति मिलती है, वाक सिद्धि मिलती है, जो हम बोल रहे हैं उसमें एक, मतलब जो बात हम एक सिद्ध के रूप में बात करते हैं वो चीजें होती हैं। इंद्रियों में, शरीर के अंदर बल मिलता है। तो ये सारा का सारा जो है हमें आचार रसायन से मिलता है। अब ये सारी बातें बहुत सारी हैं कि भाई हमें आचार रसायन कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, कौन कराएगा, ये एक अलग विषय है। अगर अगर हम थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाएं या अपने बुजुर्गों के पीछे इसमें जाएं, तो हम पहले कपड़े को रंगवाते थे, डाई करते थे। तो कभी भी वो गंदा मैला कपड़े को डाई नहीं करेगा, जो डाई करने वाला है वो हमेशा डाई करने से पहले कपड़े को धोता है और उसके ऊपर जब वो इस लायक हो जाता है कि इसको रंग चढ़ाया जाएगा तो उसको फिर वो रंग चढ़ाता है। इसी तरह से यदि हमें, मैंने जो अभी रसायन से मिलने वाले लाभों को लेना है, तो हमें अपने शरीर को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ेगा, शोधन करना पड़ेगा, तो हमको ये रसायनों का लाभ मिलेगा। अब जहां ये बातें आती है कि क्या हर कोई रसायन, आचार रसायन ले सकते हैं? नहीं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, कंडीशंस हैं। जो आलसी है, जो गरीब है, जो व्यसनी है, जो पापकर्मी है, जो जिनका की अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, और एक बहुत सबसे बड़ी बात क्या है, जो औषधियों का अपमान करने वाले लोग हैं। अपमान में मतलब ये नहीं कि भाई हमें कुछ अपशब्द कहने हैं, कि हमें उनके ऊपर विश्वास नहीं है, औषधि पे विश्वास नहीं है, तो वो लोग रसायन थेरेपी सेवन नहीं कर सकते। चाहे वो आसार रसायन है, चाहे वो वर्धमान रसायन है, चाहे वो मुलेठी के रसायन है, आमल के रसायन है, तो ये नहीं ले सकते। अब मैं पुनः आपके उसी टॉपिक पर आता हूँ कि भाई आचार रसायन या गुड हैबिट्स क्या क्या चीज है और उनका हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, सबसे पहले हमारे आचार्य ने कहा है कि हमें सत्यवादी होना है। ये आचार रसायन का एक प्रमुख भाव है कि जो हमको अप्लाई करना पड़ता है। यदि हम अपने किसी विषय पर झूठ बोलेंगे तो डेफिनेटली हमारा उसका शरीर पे प्रभाव पड़ता है। हम कॉन्फिडेंस लूज कर जाएंगे,
हमारे नर्वस सिस्टम पर फर्क पड़ेगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर फर्क पड़ेगा। ये सारे सिस्टम डिस्टर्ब हो जाते हैं कि कब कि हम झूठ बोलते हैं। और जब हम सत्य बोलते हैं, सच बोलते हैं, तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं। हम किसी बात को, अपनी बात को कहने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते। इसी तरह से क्रोध है, आप कूल रहिए, जहां जरूरत है आपको अपनी बात कहने के लिए क्रोध कर सकते हैं, परंतु जितना संभव हो आप क्रोध मत कीजिए। तो इसका आपका बॉडी के ऊपर डेफिनेटली प्रभाव पड़ेगा। अल्कोहल की इनटेकिंग, आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं, समाज में रहते हैं, क्या प्रभाव है। तो इस तरह से बहुत सारे उन्होंने 10-12 चीजों का एक लिस्ट है, जो आचार रसायन के भाव हैं, जो कि हम अगर उसमें जीवन के लिए, जीवन में अपनाते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब ये बातें सारी मैंने आपको बताई कि भाई आचार रसायन में ही हमें क्या क्या फायदा है, क्या क्या नहीं है। अब ये सारी मेडिसिन लेस, योग भी मेडिसिन लेस है, आचार रसायन भी मेडिसिन लेस है, परंतु रसायन में एक आचार आचार रसायन एक भेद है। रसायनों में हम कुछ दवाइयों का प्रयोग करते हैं, कुछ अ, दूध का प्रयोग करते हैं, तो ये अलग चीजें हैं। परंतु आचार रसायन हमारी गुड हैबिट्स हैं, जो कि हम उनको अपनाएंगे तो डेफिनेटली हम लोग अपने जीवन के अंदर वो चीजें प्राप्त करेंगे। उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा हमें आचार रसायन के लिए। तो वो चीज हमें रिजल्ट्स मिलते हैं जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। योग है, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उससे भी हमारे को पॉजिटिविटी मिलती है, वो भी एक तरह से आचार रसायन। अब मैं जीर्ण रोगों में कुछ बात कर रहा हूँ, जैसे डायबिटीज है, एनीमा है, एनीमिया है, कैंसर है। ये कुछ ऐसी डिसीजेज हैं, लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं, ब्लड प्रेशर्स हैं, जिनके के अंदर हम कुछ मेडिसिन को यूज करते हैं, तो वो रसायन के तरीके से तो उनको हम ठीक कर पाते हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छा, योगराज जी, प्रमोद जी, मेरे ख्याल से ये काफी है इतना कि हम जी सर। लोग इसके ऊपर बातचीत कर पाए। और मैं अपने सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पूर्णतः धैर्य पूर्वक मेरी बात को सुना। और यदि कुछ आप में से कुछ मेरे से कुछ प्रश्न करना चाहें, तो मैं आपकी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का जवाब दे पाऊं। और हो सकता है कि आपके कुछ प्रश्नों का जवाब ना दे पाऊं, तो मैं चैटिंग करके डेफिनेटली उसका मैं दूंगा। जी प्रमोद जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही रेफरेंस के साथ आपने अपनी जी। बात को रखा। और प्यारे साथियों, निश्चित तौर पर मैं ये बात मानता हूँ कि चरक संहिता में जो गूढ़ विषय बताए गए हैं, आपके शरीर शोधन की जो क्रियाएं बताई गई हैं, यदि उनको जीवन में अपनाया जाए तो निश्चित तौर पर आप बुढ़ापे को कुछ हद तक दूर कर सकते हैं। पूर्णतः देखिए, ये तो एक प्रक्रिया है, पूरी तरह से तो आप इससे बच नहीं सकते, लेकिन उस गति को बिल्कुल। धीमा कर सकते हैं। और आपने ऐसा देखा होगा, बहुत सारे मेरे संपर्क में भी बहुत सारे ऐसे जो बॉलीवुड के लोग हैं। अ, आपने देखा होगा कि अभी जूही चावला जो है वो 56 साल की है, लेकिन उनका हम्म। और एक मलाइका अरोड़ा का एक मैं वीडियो देख रहा था, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि वो मलाइका अरोड़ा से भी 10 साल छोटी हैं। तो कारण क्या रहता है कि जब आप अपने शरीर में कुछ ऐसे सूक्ष्म बदलाव करते हैं, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होती है, आपका खान-पान सात्विक होता है, आपके विचार अच्छे होते हैं और बॉडी को समय-समय पर डिटॉक्स करते रहते हैं। कुछ रसायनों के द्वारा, कुछ खान-पान के द्वारा, कुछ एक्टिविटी के द्वारा, तो आप अपने शरीर में जो डिजनरेशन जो हो रही होती है, उसको रोका जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब ने जो चीज़ें आपको बताई, मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए जीवन उपयोगी सिद्ध रही होंगी। यदि कोई साथी कोई किसी प्रकार का प्रश्न करना चाहता है डॉक्टर साहब से, तो वो पूछ सकता है। सुमित, अ, कैंसर ठीक हो जाता सुमित, कैंसर का देखिए ऐसा है, कैंसर का कुछ स्टेज तक तो ट्रीटमेंट है। 4th स्टेज जो है वहाँ से वापस आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीवन में बदलाव नहीं हुए। ऐसे बहुत सारे एक बहुत ही वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक है, और उसकी जो ऑथर थी वो 4th स्टेज से वापस आई है। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की विल पावर क्या है उसके आधार पर। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं इस विषय में?
देखिए, सुमित जी ने क्वेश्चन उठाया अबाउट कैंसर। अगर हम अपने उपवास की पद्धति पद्धति पे जाते हैं, तो अभी एक नोबेल प्राइज मिला है कुछ साल पहले जापान के एक साइंटिस्ट को, जिन्होंने कि एकादशी के उपवास को एक नियम बनाया, आचार में लेके आए, आचार संहिता के रूप में लेके आए, आचार रसायन के रूप में लेके आए। तो वो टी सेल्स को उन्होंने जनरेट किया, टी सेल्स को मजबूत किया। जब टी सेल्स को मजबूत करते हैं, चाहे वो कैंसर पेशेंट है, चाहे नॉर्मल व्यक्ति है, तो वो कैंसर से लड़ने के लिए हमें आचार रसायन, एकादशी का उपवास उपवास लाभ करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। जी हाँ, निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर। बहुत सारे ऐसे देखिए साथियों उदाहरण हैं समाज में, जिन्होंने अपने पर्सनली बना करके अपने आप को एक लेबोरेटरी बना करके लोगों ने काम किया है। आप महर्षि दयानंद सरस्वती जी को भी अगर आप देखो, जहर दिया गया था और वो जी हर जी जी बार डिटॉक्सिफिकेशन के माध्यम से अपने आप को रोगों से बचा लेते थे। और प्राचीन काल में जो साधु होते थे, वो आपको पता होगा कि रुद्राक्ष की माला जो गले में धारण करते थे, तो वो भोजन जी जब भी उनको दिया जाता था तो वो ऐसे माला को ऊपर रखते थे। वो माला यदि क्लॉकवाइज घूम रही है तो मतलब कि वो भोजन जो है वो सात्विक है, प्योर है, शुद्ध है, भोजन ग्रहण करने लायक है। और अगर वो जी एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देती है तो उसका मतलब है कि वो आपके खाने लायक नहीं है। तो वो जी बहुत सारे ऐसे तरीके होते थे जिन तरीकों को अपना करके अपने जीवन शैली में और एक अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करते थे। तो निश्चित तौर हम्म, पर इसमें कोई संदेह नहीं है। आप अपनी दिनचर्या में योग को, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को, होम्योपैथी को, इनको जब ऐड करते हैं तो आपके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं, जो इनसे आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा प्यारे साथियों, जब कोविड की वैक्सीन नहीं थी, तब लगभग-लगभग हर डॉक्टर काढ़ा पी रहा था, हर व्यक्ति पी रहा था, सब घरों में लगभग लोगों ने पिया है। तो वो कर क्या रहा था कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये ऑनलाइन योगा क्लास चीजें हैं, ये सब उसी समय बढ़ी, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे उस समय डॉक्टर साहब, हम तो खैर एक ही सेटअप में कार्यरत थे उस दौरान, तो वो जी परिस्थिति जी हमने देखी है। तो उस दौरान हमने देखा कि प्यारे साथियों, जो लोग योग करते थे, तनाव मुक्त रहते थे, जिनके विचार पॉजिटिव रहते थे, जो लोगों के अंदर सेवा भाव था, वो लोगों की इम्यूनिटी अपने आप बहुत अच्छी थी और उनको वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ी। इवन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि मैं कोविड टाइम में वैक्सीन लेने वाला मेरे हॉस्पिटल का मैं सबसे आखिर में था। मतलब मुझे एचआर से बुला के स्पेशली बोला गया कि सर आप क्यों नहीं ले रहे हो? आप तो फ्रंट लाइन वर्कर हो, आप पूरा सिक्योरिटी भी आप ही देख रहे हो, सब कुछ है, आप तो मेन रहते हो लीड में। तो मैंने कहा जी थोड़ा टाइम नहीं ले, मैं चाहता था बचना वैक्सीन से कि यार मेरी इम्यूनिटी ठीक है, मुझे कुछ होता नहीं। मैं साल में बड़ी मुश्किल से एक बार बीमार पड़ता हूँगा। और क्योंकि मुझे अपनी इम्यूनिटी पे भरोसा था, मेरे जो मैं वर्कआउट करता था उस पे मुझे बिलीव था। तो उस वजह से अगर आप रेगुलरली अपने जीवन में चीजें अपनाते हैं तो आप किसी भी प्रकार के रोग से बच सकते हैं। और अगर कोई आ भी गया तो उसके लिए डॉक्टर साहब ने रसायनों का आपको बताया कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है आयुर्वेद के, उनको जीवन में अपना के आप निश्चित तौर पर उनसे जो है रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। यदि किसी साथी का कोई प्रश्न है तो वो डॉक्टर दीपक शर्मा जी से पूछ सकता है। अनीता जी डॉक्टर साहब का नंबर मांग रही थी। अनीता जी, मैं डॉक्टर साहब से मैसेज करवा दूंगा आपको। डॉक्टर साहब आप इनकी प्रोफाइल पे टैप करेंगे तो अपना नंबर आप इनको दे पाएंगे।